नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बांग्लादेश में हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। दुनिया के तमाम देश बांग्लादेश की हिंसा पर चिंता जता रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की आलोचना कर रहे हैं। भारत के हिंदूवादी संगठनों ने इसे रोकने की अपील की, लेकिन क्या वजह है कि विपक्ष बांग्लादेश की हिंसा पर मौन है? हिंदुस्तान में विपक्ष के तमाम बड़े नेता बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साध रखे हैं। ऐसे में हाल ही के दिनों में देश में एक नई परिपाटी देखने को मिल रही है, जिससे मन व्यथित हो रहा है। भारत को असर करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने के बजाय राष्ट्र को कमजोर करने में जुटा हुआ है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के साथ पीएम मोदी ने भी इस मसले पर चिंता जाहिर की है। मानवीय मसले पर विपक्ष कन्नी काट रहा है। यह संदेह पैदा करने जैसा है, कहीं देश को कमजोर करने की साजिश तो नहीं चल रही है। अशांत बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। सरकार गठन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं में खौफ का माहौल है, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें सरेआम मौत के घाट उतारा जा रहा है। उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है। दुनिया इस अमानवीय वारदात से चिंतित है, और चिंता लाजमी है, क्योंकि दहशतगर्द अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं और अल्पसंख्यक हिंदू अपनी जान गंवा रहे हैं। इस हालात और दर्द से दुनिया के तमाम मुल्क चिंतित हैं। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की नई सरकार को बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूसुफ को बधाई दी। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संदेश में एक शब्द भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खास तौर पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कहना मुनासिब नहीं समझा। राजनीति के जानकार इसे राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड मान रहे हैं, क्योंकि वोट के लिए हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले, संसद में बजट पर चर्चा के दौरान हलवा सेरेमनी में अल्पसंख्यक, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग का मुद्दा उठाने वाले राहुल गांधी का जेस्चर सवालों के घेरे में है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी गाजा में हो रहे हमले पर खूब चिंता करते थे और चिंता करते हैं। ये राहुल तक ही सीमित नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी गाजा पर हमले को लेकर चिंता जता चुकी हैं, लेकिन बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर चुप हैं। इनके साथ डीएमके नेता दयानिधि मारन भी बांग्लादेश पर मौन है, लेकिन गाजा हमले पर चिंता जता चुके हैं। कमोबेश यही हालात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है। झारखंड तो वो राज्य है जहां से बांग्लादेश का सीधा रोजाना का कारोबार है। बिहार की भी हालत काफी हद तक यही है। हिंदू सम्मान की बातें करने वाली उद्धव गुट की शिवसेना की ओर से भी कोई बयान सामने नहीं आया। एनसीपी के शरद पवार ने भी इस मामले पर कोई ट्वीट नहीं किया। लेकिन देश में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को लेकर ये नेता बेहद मुखर हो जाते हैं। सबसे चौंकाने वाला स्टैंड असदुद्दीन ओवैसी का है, जो संसद में शपथ लेते हुए फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू पर बयान देने में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है,
अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपने स्टैंड को लेकर खुद ब खुद कटघरे में खड़ी है। इस मसले पर हिंदुस्तान में विपक्ष का एजेंडा अब साफ हो चुका है। इसे लेकर राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ मुखातिब होकर ये बात कही कि विपक्ष राष्ट्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल राज्यसभा में जया बच्चन के नाम को लेकर जोरदार हंगामा किया जाता है। जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहे जाने पर विवाद शुरू हो जाता है। विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। Senior member of parliament has a license. Nothing is going on record. A senior member of the parliament has a license to run down the reputation of the chair, to question the tone and tenor. Yes, I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. Nothing will happen, Khargeji. Thinking has to be from within. Nothing will happen. We have to get... No, Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. No. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. बहरहाल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर विपक्ष की चुप्पी पर विपक्ष सवालों के चक्रव्यूह में है। पर अमेरिकी संसद में बांग्लादेश की हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि वे बांग्लादेश में जारी सांप्रदायिक हिंसा से परेशान हैं, जिनमें अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़कर जाने के बाद वहां के अल्पसंख्यक उन्मादी भीड़ का शिकार बन रहे हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद आर खन्ना और राजा कृष्णमूर्ति भी हिंसा की कड़ी निंदा कर चुके हैं। कृष्णमूर्ति ने कहा कि शपथ लेने वाली अंतरिम सरकार को बांग्लादेश में अशांति पर काबू करना चाहिए, साथ ही दोषियों को दंड भी मिलना चाहिए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण की आग में अब तक 560 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में ज्यादातर हिंदू हैं। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद पहले ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मसला उठा चुका है। अंतरिम सरकार के गठन के मौके पर केंद्र सरकार ने कूटनीतिक तरीके से ही सही बांग्लादेश को संदेश दिया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार के बयान के बाद भी विपक्षी नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया। ये बेहद अफसोस की बात है। आखिर विपक्ष क्यों खामोश है, ये आम लोगों की समझ से परे है। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। लोकतांत्रिक देश में विपक्ष की भूमिका बेहद खास होती है, अहम होती है। विपक्ष देश और विदेश के हर संवेदनशील मसलों पर सरकार को घेरता है, उससे सवाल करता है। इसके उलट आजकल देखा यह जा रहा है कि विपक्ष अपने वोट को देखते हुए मसलों का चयन कर रहा है, उसी को उठाता है और उसी पर सदन में सरकार को घेरता है। लिहाजा विपक्ष का सरोकार और मंशा सोचनीय हो गया है कि आखिरकार विपक्ष ऐसी सियासत क्यों कर रहा है। ये एकाएक नहीं हुआ, इसकी तैयारी में विपक्ष लंबे वक्त से जुटा हुआ है।
इसका अंदाजा विपक्ष की कार्यप्रणाली से भी लगाया जा सकता है, क्योंकि विपक्ष के नेता कभी विदेशी ताकत की मदद से देश को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, तो कभी विदेशियों से मदद की गुहार लगाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि विपक्ष डीप स्टेट की शय पर तो नहीं काम कर रहा, क्योंकि विपक्ष के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि जैसा श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ वैसा ही हिंदुस्तान में भी होगा। अब जिन लोगों ने अपना दिल पड़ा किया और अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दे दिया और उसका संचालन और व्यवस्था, और वो एक ऐसी संस्था है जो हमारे संविधान के अनुसार है और उसमें आपके दखल अंदाजी की कोई जरूरत ही नहीं सरकार की, वो चुनी हुई बॉडी होती है। आप उस पर अपने प्रतिनिधि थोपना चाहते हैं। आप जनता का ध्यान हटाने के लिए रोजी रोजगार से, बेरोजगारी, महंगाई से कहीं चर्चा है? प्याज कहाँ चली गई? प्याज कहाँ है? लहसुन कहाँ है? आलू का रेट क्या हुआ? इस सवाल पे कोई चर्चा तो है नहीं। ये चाहते यही हैं, ये यही चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पड़ोस में जिस तरह का नजारा कुछ दिनों पहले श्रीलंका में देखने को मिला और अभी इन दिनों जो बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है, भगवान न करे दुनिया के और किसी देश में ये नजारा देखने को मिले। मेरा सवाल है, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। इतना ही नहीं, अपने राष्ट्र विरोधी बयान के सूरमा माने जाने वाले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भी सरकार के खिलाफ बांग्लादेश का नाम लेकर ऐसी चेतावनी दी कि एक बार फिर मणिशंकर अय्यर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ भारत में भी बननी शुरू हो गई हैं। लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा है, इसलिए हमें पड़ोसी देश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ अब सत्ता पक्ष विपक्ष के बयान पर हमलावर है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ है इसका सपना हमारा विपक्ष वामपंथी इकोसिस्टम पिछले 10 सालों से देख रहा है। आइए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता बार बार विदेश की धरती से भारत के खिलाफ मदद मांगते दिखते हैं। राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे में सुनीता विश्वनाथ से मिले थे। ये मुलाकात जॉर्ज सोरोस के जरिए हुई थी। इस पर बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए थे। राहुल गांधी सोरोस के फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले लोगों से मिलते रहे हैं, इस पर सियासत भी होती रही है। इन मुलाकातों में राहुल गांधी मोदी सरकार के काम पर सवाल भी खड़े करते रहे हैं। इसके बाद याद कीजिए, कुछ महीने पहले का समय, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी अब सड़क पर जाएगा तो जनता उनको मारेगी। किसानों के आंदोलन में मर जा मोदी के नारे लगाए जाते रहे हैं। विपक्ष के बड़े नेता पाकिस्तान जाकर उनसे सहायता मांगते हैं ताकि सरकार बदली जा सके। राहुल गांधी यूरोप जाते हैं और सभी यूरोपीय देशों से सहायता मांगते हैं। भारत में सरकार बदलने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं, भारत में ऐसे कई बवाल हुए हैं पिछले 10 सालों में, जो असहिष्णुता से शुरू हुए नौटंकी आज हर दिन चलती आ रही है। सौभाग्य मानिए केंद्र में मजबूत सरकार है जो पिछले 10 सालों से ऐसे लोगों से लड़ रही है।
हाँ, ऐसा करते हुए कुछ लोगों को कमजोर भी दिखाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार युद्ध जीतने के लिए कुछ लड़ाइयां हारनी भी पड़ती हैं। इन सब के बावजूद हिंदुस्तान मजबूती से खड़ा है। कैसे खड़ा है? क्योंकि समय समय पर देश में कुछ ऐसे मसलों पर देश की प्रगति को रोकने की कोशिश हुई है, सरकार की शक्ति को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। देश विरोधी आंदोलन या साजिश, यही सवाल है। सहिष्णुता के नाम पर अवार्ड वापसी, एंटी सीएए, फार्मर्स बिल, दूसरी तरफ रोहित वेमुला केस, SC/ST कानून, जातिवाद, आरक्षण जैसे कई फ्लुएंट लाइंस हैं। देश में ऐसे हर मुद्दे पर हमने पिछले 10 सालों में बवाल देखे हैं। मोदी सरकार की सफलता है कि कोई भी बवाल बड़ा नहीं हुआ, खड़ा नहीं हुआ, वरना विपक्ष तो हर बार ऐसे कांड को हवा देता रहा है ताकि पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा जा सके। अब विपक्ष वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर भी ऐसा ही माहौल तैयार करने में जुटा है। Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. Where the Waqf property is coming, sir? That is coming from the donations of the believers. Those who are believe in the God and those who are be that they are giving the Waqf donations. Government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing Waqf by user, this government wants to take over Dargah, Masjid and Waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happen. Section 37 removes protection to Waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, खत्म कर, government बोल रही है, सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट। गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। जमीन बनाओ का कारोबार पूरे देश में कर रही है और इससे एक तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, संविधान की आर्टिकल 25 देखिए, 26 देखिए, तो उनके जो प्रोविजंस है, उनके जो संविधान में जो व्यवस्था है, उसके खिलाफ ये बिल है। और पूरी तरह से हमारे देश में जो संविधान है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया है आर्टिकल 14 में, तो उसका पूरी तरह से उल्लंघन है। और इससे साफ कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा ठीक नहीं है, जमीन हड़पनों का काम है और इस देश में आपसदारी और भाईचारा जो बना है, गंगा जमुनी जो संस्कृत है, उसको बिगाड़ना चाहती है। विपक्ष देश को अशांत और अस्थिर करने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। इसके पीछे बांग्लादेश के आरक्षण विरोधी आंदोलन का उदाहरण भी दिया जा रहा है। अब देश विरोधी केमिस्ट्री और बांग्लादेश में जारी हिंसा के भूगोल को समझने की दरकार है। राजनीति के जानकार विपक्ष की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे डीप स्टेट का माइंड स्टेट काम कर रहा है और विपक्ष पूरी तरह से वेस्टर्न डीप स्टेट के हाथ की कठपुतली बन चुका है।
तो आइए आपको समझाते हैं कि क्या है डीप स्टेट थ्योरी। समझिए, डीप स्टेट पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाने वाली गैर सरकारी संस्था है जो मूलतः नाटो और मल्टीनेशनल हाउसेस का समन्वय है। वो किसी भी राष्ट्र में तख्ता पलटने में सक्षम है जो इसके एजेंडे में फिट नहीं बैठता है। डीप स्टेट के बारे में और भी जानकारी हासिल कर लीजिए। संभावित रूप से गुप्त और अनाधिकृत शक्ति नेटवर्क से बनती है। देश के राजनीतिक नेतृत्व में अपने एजेंडे को चलाने का काम करती है डीप स्टेट थ्योरी। इसका उपयोग ज्यादातर नकारात्मक साजिश के लिए किया जाता है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते डीप स्टेट शब्द इस्तेमाल में आया था। अमेरिका में स्थायी सरकार का वर्णन करने के लिए डीप स्टेट की आधुनिक अवधारणा तुर्की से जुड़ी हुई बताई जाती है। इसी के तहत खालिदा जिया के बेटे ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कराया। हिंदुस्तान में भी आरक्षण को लेकर विदेशों से साजिशें रची जाती हैं। विपक्षी नेता इसके लिए विदेशी धरती का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।